एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री। जातीज सबकास्ट होती थी जो अपने बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे रैंक की जाती थी। हर एक जाति का खुद का पंचायत होती थी जो उनके लोगों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती थी। राष्ट्रकूट रूलर दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ रिचुअल परफॉर्म किया था जिससे वो क्षत्रिय बन गया था। मराठा पेस्टोरलिस्ट को कुणबीज बोलते थे। मराठा जो एम्पायर था उसमें दो टाइप के टैक्स थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। चौथ था पूरे लैंड रेवेन्यू का 25% जो ज़मींदार क्लेम करते थे, और सरदेशमुखी था 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो हेड रेवेन्यू कलेक्टर को मिलता था। सूरजमल के अंडर में जो जाट्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम बनाया था भरतपुर नाम का, राजस्थान में, और उसी का सबसे फेमस फोर्ट है लोहागढ़ फोर्ट। अहोम जो आसाम में ट्राइब है वो डिवाइडेड थी इनटू क्लैंस और खेल्स। वहाँ अहोम जो सोसाइटी थी वो क्लैंस या फिर खेल्स में डिवाइडेड थी। तो जो लोग थे उनको फोर्स किया जाता था स्टेट के लिए वर्क करने के लिए, उनको हम पाइक्स बोलते थे, पाइक्स। अहोम का हिस्टोरिकल वर्क है एक बहुत फेमस, वो उसका नाम है बुरंजीस। नेक्स्ट टॉपिक है चोलाज। तो चोलाज के टैक्सेस थे वेटी और कदमाई। वेटी है एक फोर्स लेबर और कदमाई है लैंड रेवेन्यू। चोलाज फेमस थे स्प्लेंडेड टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए। सेटलमेंट ऑफ पीसेंट्स को बोला जाता था उर, एंड ग्रुप्स ऑफ उर होते थे नाडू। यानी कि एक तरह से जो गांव था उसको उर बोलते थे और जो गांव का एक ग्रुप था उसको नाडू बोलते थे। जो रिच लैंड ओनर्स थे उनको टाइटल्स मिलते थे जैसे कि मुवेंदविलम या फिर अरैयार। जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन था उसको नगरम्स बोलते थे, नगरम। चोला वो एम्पायर में 5 टाइप की लैंड कैटेगरीज थी। पहली थी ब्रह्मदेय, यानी जो लैंड ब्राह्मण्स को दिया जाता था। नेक्स्ट था वेलन वगाई जो नॉन ब्राह्मण पीसेंट्स को दिया जाता था। शाला तीसरा था शाल भोग जो स्कूल को डोनेट किया जाता था लैंड। फिर चौथा था देवदान जो टेम्पल्स को मिलता था। फिर पांचवा था अलीचंदम जो जैन इंस्टीट्यूशंस को मिलता था। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। जो तोमर और चौहान्स थे दिल्ली के, उन्होंने एक कॉइन्स मिंट करते थे जिनका नाम था दिल्लीवाल। लॉन्गेस्ट दिल्ली सल्तनत में जितनी भी अलग अलग डायनेस्टीज थी उसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट चली है, वो लॉन्गेस्ट रेंज जिसकी हुई है वो था बहलूल लोदी, जिसने ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के लिए रूल किया था। अंडर दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में जो हिस्ट्रीज लिखी जाती थी उनको तारीख बोलते थे, और ये पर्शियन में लिखी जाती थी। इल्तुतमिश की डॉटर जो रजिया सुल्तान थी उसका क्रॉनिकलर था या फिर हिस्टोरियन था मिनहाज ए सिराज, जिसने लिखी थी तबाकत ए नसीरी। मिनहाज ए सिराज जिसने लिखी थी तबाकत ए नसीरी। दिल्ली सल्तनत के टाइम में स्लेव्स भी परचेज होते थे मिलिट्री सर्विस के लिए, उनको बोला जाता था बंदगान। मोहम्मद तुगलक ने अपॉइंट किया था एक वाइन डिस्टिलर, एक बार्बर, एक कुक और 2 गार्डनर्स, वो भी बहुत हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। और ये बात ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी क्रॉनिकल में, अपनी हिस्ट्री में लिखी है। जो इक़्तिदार होते थे या फिर मुफ्ती होते थे, इक़्तिदार को मुफ्ती भी बोला जाता था, वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे और गवर्नर्स भी होते थे टेरिटरीज के। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 टैक्स लगाए थे। पहला था खरज जो था 50% ऑफ पीसेंट्स प्रोड्यूस। दूसरा टैक्स था कैटल पे और तीसरा टैक्स था हाउस पे। 3 टैक्सेस थे अलाउद्दीन खिलजी के। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट से पूरे देश को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल्स। मनसबदार एक ग्रेडिंग सिस्टम था मुगल्स का जिससे फिक्स होती थी उनकी रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी नोबल्स थे मुगल एम्पायर के, उनकी रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फिक्स होती थी उससे, उस सिस्टम में। उनको सैलरी के रूप में रेवेन्यू असाइनमेंट मिलते थे जिनको बोलते थे जागीर।
एक टैक्स था मुगल्स का जिसको जब्त बोलते थे। प्रोविंसेस जो थे उनको डिवाइड किया जाता था रेवेन्यू सर्कल्स में, और उनके खुद सबके अपने अपने रेवेन्यू रेट्स डिसाइड होते थे फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। इस टैक्स को बोला जाता था जब्त। अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, जो है एक 3 पार्ट हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। अब अकबरनामा का ही थर्ड जो पार्ट है वो है आइन अकबरी, और आइन अकबरी में गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा भी मेंशन है। हाँ, क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर में जो औरंगजेब था उसने जो मुगल एम्पायर का जितना भी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सब खत्म कर दिए थे, वॉर लगातार वॉर्स लड़ लड़ के। एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुकी थी। कंपटीशन, जो जितने भी अलग अलग नोबल्स के ग्रुप्स थे वो आपस में कंपटीशन कर रहे थे, तो इसीलिए जो मनसबदार थे उन पे चेक करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, उनके काम को चेक करना बहुत मुश्किल हो गया था। गवर्नर्स जो हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स आ चुकी थी, और उन्होंने अपनी पावर और बढ़ानी शुरू कर दी थी। जो पीसेंट और ज़मींदार के रेबेलियंस भी काफ़ी बढ़ गए थे औरंगजेब के टाइम तक, और रेवेन्यू जो कैपिटल का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत डिक्लाइन हो गया था। इन्हीं के साथ साथ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी अपनी बहुत खतरनाक रेड्स मारनी शुरू कर दी थी मुगल एम्पायर में। लगातार 2 मुगल एम्परर्स असैसिनेट हो गए थे, और उनके अलावा 2 ब्लाइंडेड भी हो गए थे बाय देयर नोबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति मूवमेंट। तो जो ये आइडिया ऑफ भक्ति है वो भगवद गीता में मेंशन्ड है। 7th to 9th सेंचुरीज में इमर्जेंस ऑफ नयनार्स एंड अलवार्स देखा गया है। नयनार्स थे शिव जी के वो डिवोटीज, और अलवार्स थे विष्णु जी के डिवोटीज। नयनार्स का कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स है तेवरम एंड तिरुवक्काकम, और अलवार्स का कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग है दिव्य प्रबंधम। इस टाइम पे काफ़ी सारी हेजियोग्राफीज लिखी गई हैं जो एक तरह से रिलीजियस बायोग्राफीज हैं फेमस सेंट्स की। शंकराचार्य एक बहुत फेमस भक्ति सेंट थे जिन्होंने अद्वैत की फिलॉसफी दी थी। इस फिलॉसफी में वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड बाय रिनंसिएशन को प्रमोट किया गया है। रामानुजाचार्य एक और सेंट थे जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद को प्रमोट किया था। इसमें जो सोल है वो रिमेन्स डिस्टिंक्ट इवन आफ्टर वननेस, यानी कि जो सोल जब क्या बोलते हैं सुप्रीम गॉड के साथ में जब वन हो जाता है तो भी डिस्टिंक्ट रहता है। एक मूवमेंट था वीरशैव मूवमेंट जो बसवना ने स्टार्ट किया था कर्नाटक में। वैष्णव पोएट सेंट्स थे, फेमस वैष्णव पोएट सेंट्स थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। इस साइड में जो ये मैप है उसमें सारे ये जो फेमस भक्ति सेंट्स हैं उनकी लोकेशन भी दे रखी है। तो ये जितने भी हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, ये सब महाराष्ट्र के फेमस वो थे, डिवोटीज थे, वो भी लॉर्ड विठल के। और ये जो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठल है उनको वरकारी बोला जाता था, वरकारी सेक्ट। और ये लोग रिनंसिएशन को रिजेक्ट करते थे। इनका आइडिया था कि ह्यूमनिस्ट आइडिया, यानी कि भक्ति जो है वो दूसरों का पेन को, दूसरे के जो पेन है उसको शेयर करने में असली भक्ति थी इनके हिसाब से। और भी काफ़ी सारे भक्ति मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि नाथपंथीज, सिद्धाचाराज, योगीज, जो एडवोकेट करते थे रिनंसिएशन को एंड सैल्वेशन बाय मेडिटेशन। ये तीनों जो हैं नाथपंथी, सिद्धाचाराज एंड योगीज, ये नॉर्थ इंडिया में थे फेमस। इनके अलावा इस्लाम में भी भक्ति मूवमेंट हुए थे, जैसे कि सूफीज़ का, जिसमें जिक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें चैंटिंग ऑफ नेम होता था। मतलब भगवान का नाम बार बार चैंट करते थे जिक्र में। सूफीज़ में असेंबलीज की होती थी जो खानका या फिर हॉस्पिसेस में होती थी। इनकी खुद की एक बिल्डिंग होती थी जिनको खानका बोलते थे, खानका या खनका। कश्मीर में एक ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म भी है। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, जो ओरिजिनल रामचरितमानस है। सूरदास एक डिवोटी थे कृष्ण जी के। उनका फेमस कॉम्पोजिशन है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तीन फेमस कॉम्पोजिशन हैं उनके। वो कंटेम्प्रेरी थे शंकरादेव के, जो असम के हैं। सूरदास ने सेटअप किया था नामघर या फिर हाउसेज ऑफ रिसाइटेशन।
नहीं नहीं ये सूरदास के जो कंटेम्प्रेरी थे शंकरादेव ऑफ आसाम, उन्होंने सेटअप किए थे नामघर या फिर हाउसेज ऑफ रेसिटेशन आसाम में। और ये शंकरादेव का जो फेमस कॉम्पोजिशन है कीर्तन घोष। कबीर काफ़ी फेमस भक्ति सेंट हैं, जो उनकी टीचिंग्स थी कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। कबीर ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था जितने भी मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस थे अपनी टीचिंग्स में। गुरु नानक ने धर्मसाल क्रिएट किए थे जिनको बाद में गुरुद्वारा बोला जाता था। गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी सिख कॉम्पोजिशंस थे वो कंपाइल्ड थे जो गुरु अर्जुन देव ने किए थे 1604 में। ये इनमें इंक्लूडेड है बाबा फरीद, कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेज बहादुर के कॉम्पोजिशंस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। रामदासपुर अमृतसर का पुराना नाम है। ये पूरा जो शहर है वो हरमंदिर साहिब के यानी कि गोल्डन टेम्पल के आसपास डेवलप हुआ। गुरु नानक का आइडिया ऑफ लिबरेशन था परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद सोशल कमिटमेंट, यानी कि एक्टिव लाइफ जीनी है विद सोशल लोगों की मदद करते हुए। एसेंस ऑफ हिज टीचिंग वाज नाम यानी कि राइट वर्शिप, दान यानी कि वेलफेयर ऑफ अदर्स, और स्नान यानी कि प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। सिखों के द्वारा राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन पेमेंट ऑफ अ टैक्स, यानी कि जो सिख थे वो पीसेंट्स को प्रोटेक्शन देते थे ऑन पेमेंट ऑफ अ टैक्स, जिसको बोला जाता था राखी सिस्टम। आर्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट। हिमाचल प्रदेश में बसोली मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हिमाचल प्रदेश में है। भानुदत्ताज रसमंजरी भी एक फेमस पेंटिंग है जो बसोली मिनिएचर पेंटिंग में आती है। पीर्स थे कम्युनिटी लीडर्स को पीर्स बोला जाता है, पीर। बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में यूनिक चीज़ ये थी कि वो डबल रूफ होते थे, यानी दो चाला फेमस था उनका, और या फिर वो 4 रूफ होते थे यानी चौचाला। ये उनका स्ट्रक्चर था बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का यूनिक जो कैरेक्टर है। बृहधर्म पुराण ये बंगाल में लिखी गई थी। इसने परमिट किया था लोकल ब्राह्मणास को टू ईट फिश। राजतरंगिनी एक वो है हिस्ट्री ऑफ किंग्स है ऑफ कश्मीर के जो किंग्स हैं उनकी हिस्ट्री है ये, बाय कल्हाणा। ऑफन ये इस बुक में रूलर्स और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको काफ़ी क्रिटिकली बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो इंडिया के, वो हैं कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। इसमें से कथक जो है, कथक के 2 घराना या फिर ट्रेडिशंस हैं, वो जो एक है जयपुर का और एक है लखनऊ का।